नमस्कार। आज की कहानी का नाम है उच्च कुल की बेटी। बेटियां जिस घर में जन्म लेती हैं उस घर की जान होती हैं और जिस घर ब्याही जाएं उस घर की शान होती हैं। बेटियां दो घरों का मान होती हैं। उनके अच्छे संस्कार उनके उच्च कुल की पहचान होते हैं। एक उच्च कुल की बेटी पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। सिया एक रईस घर के उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक गांव के साहूकार थे। विशाल भवन, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था महेश। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 5 लड़कियां हुईं। उन्होंने 3 ब्याह तो दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। सिया चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर महेश उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन राम उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद मंदिर निर्माण का चंदा था। महेश उनके स्वभाव पर रिझ गए। उन्होंने राम के पिता से सिया और राम के विवाह की बात की। राम के पिता मनमोहन सिंह अपने गांव के एक इज्जतदार आदमी थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम राम और छोटे का नाम लखन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। धूमधाम से राम सिंह का सिया के साथ ब्याह हो गया। सिया अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टॉम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। न नौकर चाकर, न गाड़ी बंगला। यह एक सीधा सादा गृहस्थ का मकान था। किंतु सिया ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लखन सिंह पनीर लेकर आया और भावस से बोला, जल्दी से बना दो, मुझे भूख लगी है। सिया भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। डिब्बे में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। रईस घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सब घी पनीर में डाल दिया। लखन खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? सिया ने कहा, घी सब पनीर में पड़ गया। लखन जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्दी उठ गया। सिया ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा। वह सब मैंने पनीर में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लखन को भावच की यह चिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो जैसे घी की नदी बहती होगी। स्त्रियां गालियां सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। सिया मुंह फेर कर बोली, वहाँ तो इतना घी नौकर चाकर ही खा जाते हैं। लखन जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। सिया को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ उजट ठाकुर से न रहा गया। जूती उठाकर सिया की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। सिया ने हाथ से जूती रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। सिया खून के घूंट पीकर रह गई। राम सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक सिया को भवन में रही। न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय पर घर आई और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव
के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। रात को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे सिया ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लखन ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लखन ने कहा, वह रईस घर की बेटी है तो हम भी कोई फकीर नहीं है। राम ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लखन ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। राम खा पीकर सिया के पास गए। वह भरी बैठी थी, मन में तूफान मचा था। सिया ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? राम बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? सिया की त्योरियां पर बल पड़ गई। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। राम ने कहा, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। सिया ने कहा, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे जूती से मारकर यूं ना करता। राम ने कहा, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। सिया बोली, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे पनीर पकाने को कहा। घी हाड़ी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने पनीर में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नौकर चाकर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर जूती फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ? राम की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक तो हो गया इस छोकरे का यह साहस। सिया स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। राम बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निवाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर राम ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। मनमोहन सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? राम बोले, इसीलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। मनमोहन सिंह कुछ जवाब न दे सके। राम सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। राम बोले, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहनीय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लखन को कुछ दंड नहीं देता। अब मनमोहन सिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, लखन तुम्हारा भाई है, उसे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन
राम ने कहा, लखन को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। मनमोहन सिंह बोले, स्त्री के पीछे? राम ने कहा, जी नहीं। उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लखन ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि राम पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन चलते थे। वे कहा करते थे, राम अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह तब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है। मनमोहन सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। मनमोहन सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित चिल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबोटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। बोला, लखन के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। मनमोहन ने कहा, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। राम बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लखन सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि राम के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। राम का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। जूती की जोड़ी उन्होंने ही ला कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लखन को बड़ी गिलानी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि राम उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लखन से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि रोता था। तब सिया के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लखन का गला भर आया। जिस समय लखन सिंह सिर झुकाए सिया के द्वार पर खड़ा था, उसी समय राम सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा
तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। सिया ने लखन की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी। ये इतने गर्म क्यों होते हैं? उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लखन को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नल जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। राम को देखकर सिया ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। राम बोले, तो मैं क्या करूं? सिया ने कहा, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया। राम बोले, मैं ना बुलाऊंगा। सिया ने कहा, पछताओगे, उन्हें बहुत गिलानी हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। राम ना उठे। इतने में लखन ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लखन इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में सिया कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लखन ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। सिया ने कहा, कहाँ जाते हो? लखन बोले, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। सिया बोली, मैं ना जाने दूंगी। लखन ने कहा, मैं तुम लोगों के साथ रहने के योग्य नहीं हूँ। सिया ने कहा, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लखन बोले, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। सिया ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब राम का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लखन को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लखन ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं शहर स्वीकार करूंगा। राम ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। मनमोहन सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, उच्च कुल की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में सिया की उदारता को सराहा। उच्च कुल की बेटियां ऐसी ही होती हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।